नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात एक बार फिर उस पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो लगातार अपनी गलतियों को मानने से बचता आ रहा है। यानी कितने सबूत आखिरकार पाकिस्तान को और चाहिए? एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदा पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सरकार की, भारतीय एजेंसियों की पकड़ में है। और कल जो लड़का पकड़ा गया था जिसका नाम बहादुर अली है, जो नौगाम से कश्मीर में दाखिल हुआ था, आज उसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमारे पास आ गया है। वो बहादुर अली बताता है कि उसकी उम्र करीब 20-21 साल है। वो बहादुर अली इस वीडियो में ये भी बताता है कि पाकिस्तान में वो कहाँ, लाहौर का के किस मोहल्ले का रहने वाला है। और उस वीडियो में वो ये भी बताता है कि यहाँ आने के पहले उसने कितने दिनों तक ट्रेनिंग की और कहां पर यह ट्रेनिंग की। और उसको बरगलाया गया ये कहकर कि कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं और वहां पर जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये तमाम चीजें इंटरोगेशन के इस वीडियो टेप के सामने आने के बाद लगभग साफ हो गया है कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान और आज तो हम कहेंगे पाकिस्तान के अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन सब के पीछे हैं। और नवाज शरीफ साहब का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि अभी उन्होंने एक हफ्ते पहले इस बात को पुरजोर तरीके से कहा मुजफ्फराबाद की रैली में कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। आज वही लड़का जो यहां पकड़ा जाता है, आतंकवादी बहादुर अली, वो भी लगभग उसी भाषा में बात करता है। और कितने सबूत चाहिए आखिरकार नवाज शरीफ को या उनके सिपह सलार राहिल शरीफ को? इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं अपने इस शो में कि आखिरकार क्यों नहीं नवाज शरीफ को माफी मांगनी चाहिए और कितने झूठों का सामना करने से बचेंगे। एक के बाद एक झूठ लगातार पाकिस्तान की हुक्मरानों के सामने आते जा रहे हैं। उसका सबसे ताजा नमूना है बहादुर अली, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है और लगातार उसका इंटरोगेशन, उससे पूछताछ चल रही है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पकड़ा गया शरीफों का झूठ। नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर है। आपकी बर्थ डेट क्या है? मेरी 12/12/1995। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जियाबका गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीट है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद से मैंने सफर करने के बाद वहाँ पे हासिल की, मगर जगह ये कबूलनामा है बहादुर अली का, लश्कर का आतंकी। जांच एजेंसियों को बता रहा है कि कैसे इसे पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से 9 घंटे की दूरी पर एक आर्मी कैंप में लोगों की जान लेने की ट्रेनिंग दी गई। ये बता रहा है कि कैसे लश्कर ने उसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया है। बहादुर अली को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर से गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी से पहले इसके 4 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहादुर अली ने खुलासा किया कि उसके 2 साथियों के साथ वो 22 जून को तंगधार सेक्टर से भारत में घुसा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले ही सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। जो आतंकवादी पकड़े जाने लगे हैं वो स्वयं इस बात को कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा समर्थित या पैटर्नाइज्ड एजेंसीज ने उन्हें यहाँ पर भेजा है, स्पॉन्सर किया है। ये खुलासा पहला नहीं है जब आतंकी अपनी जुबान से पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं की कारस्तानी बता रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ये तीसरा जिंदा सबूत है जो पाकिस्तान सरकार, पाक फौज और आईएसआई की पोल खोल रहा है। यही नहीं, इसका आका लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद भी अब पाकिस्तान में ये कबूल रहा है कि कश्मीर में बवाल के पीछे उसके लोगों का हाथ है। अपने एक बयान में हाफिज सईद ने जो कहा वो आप भी सुनिए। क्या आपने कश्मीरियों के जुलूस की तस्वीरें देखी हैं? क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसे भीड़ ने अपने कंधों पर उठाया था? क्या आप उस शख्स को जानते हैं जो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था? वो लश्कर तैयबा का एक कमांडर था। कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब देखने वाले नवाज शरीफ
और पाक फौज के प्रमुख राहिल शरीफ की पोल अब दुनिया के सामने खुल रही है। नवाज शरीफ की मंशा एक बार फिर दुनिया के सामने सरेआम हो रही है। कश्मीर को जलाने की पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों के बीच खबर ये भी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह 4 अगस्त को होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेंगे। We want a peaceful, cooperative relationship with Pakistan. We are prepared to discuss all outstanding issues with Pakistan, but in an atmosphere free of terror and violence. अभी गृह मंत्री को जाने की आवश्यकता नहीं, पहले सचिव स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये है कि बेनकाब होते पाकिस्तान पर आखिर भारत कब तक नरमी बरतेगा। सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन से सख्त कदम होंगे जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ उठाने चाहिए। लश्कर के आतंकी बहादुर अली ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, तो सवाल ये भी है कि आखिर धोखा देने वाले नवाज के साथ भारत को कैसे निपटना चाहिए। हम तो पूछेंगे, क्या लश्कर के आतंकी के कबूलनामे के बाद नवाज शरीफ को भारत से माफी मांगनी चाहिए। लश्कर का आतंकी बहादुर अली भारतीय एजेंसियों उसके कब्जे में है और सब पोल खोल रहा है कि वो कहां से आया, कहां उसका घर है और क्यों उसको कश्मीर भेजा गया, कब से वो कश्मीर के जंगलों में भटक रहा था और इस बड़े हमले की फिराक में था। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या लश्कर के आतंकी के कबूलनामे के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भारत से माफी मांगनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। #HTP और #माफी मांगो नवाज के जरिए भी आप अपनी राय फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों का, सवालों का इस शो में मुझे लगातार इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन चरणजीत सिंह सापरा साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कूटनीतिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन मेरे साथ हैं, वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो खास मेहमान है उसमें मेहर तारण मेरे साथ स्काइप से जुड़ चुकी है, वहाँ की जानी मानी जर्नलिस्ट असिस्टेंट एडिटर हैं डेली टाइम्स में, और साथ में नवीद चौधरी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जावेद हुसैन साहब इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। आप सबको इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। लेकिन मेहर, मेरा पहला सवाल आपसे है, सीधा सवाल, एक और टेररिस्ट, तीसरा टेररिस्ट इस साल का पाकिस्तान का जिंदा पकड़ा गया जो अपना पाकिस्तान का एड्रेस बता रहा है, और नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद जाके कहते हैं कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब प्राइम मिनिस्टर का पेट्रोनेज होगा इस तरह के लोगों को, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से? कोई बातचीत का मतलब नहीं है कुछ किसी भी तरीका? बिफोर यू से एनीथिंग एल्स, आई थिंक बहुत सख्त से आती है कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए कि एक मिलिटेंट आपके मुल्क में एंटर हो गया। आई डोंट थिंक दैट्स वेरी फेयर ऑफ यू, ऐसे आपको नहीं कहना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, यस, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, दोबारा से कह रही हूँ, हमेशा कहती रहूंगी, पाकिस्तान में भी कहती हूँ एज ए पाकिस्तानी सिटीजन के पाकिस्तान को आर्म स्ट्रगल जो कश्मीर में बहुत अरसे से हो रहा है किसी न किसी फॉर्म में, उसको एंडोर्स नहीं करना चाहिए। आई से दिस हियर एंड आई एम सेइंग दिस ऑन योर टेलीविजन एंड दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से एज माय ओपनिंग कमेंट। लेकिन ये ज्यादती है कि आप ये कहे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मैं को इसलिए एक टेररिस्ट ठीक है, आप अपनी बात कह सकती हैं, लेकिन मैं आज हमको कोई मजा नहीं आ रहा है मेहर नवाज शरीफ साहब के लिए ये कहने में कि माफी मांगो हिंदुस्तान से। उन्होंने जो किया पिछले हफ्ते में मुजफ्फराबाद जाके अपनी इलेक्शन रैली के बाद कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर प्राइम मिनिस्टर इस लैंग्वेज में बात करने लगेंगे POK के अंदर जाकर, तो क्या एक हिंदुस्तानी सोचेगा? जो बात हाफिज सईद जैसा टेररिस्ट बोल रहा है, जो बात पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, अगर वही बात बहादुर अली बोलेगा, एक टुटपुंजिया आतंकवादी जिसको हम लोगों ने जिंदा पकड़ लिया, तो अंतर क्या रहेगा किसी भी सोच में?
मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, खास तौर पे पॉलिटिकल रैलीज में। एंड उसी तरह आप लोगों को उन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बट सिंस वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, ऑफ कोर्स एनीथिंग ही सेज इज गोइंग टू बी टेकन सीरियसली इन योर कंट्री। उसमें चूंकि पाकिस्तान पॉलिटिकल कोई रेजोल्यूशन चाहता है कश्मीर इशू का, दैट इज समथिंग ऑल ऑफ अस वुड एंडोर्स, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म का या मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं कश्मीरीज को हु आर इन पेन राइट नाउ। अदर देन दैट आई डोंट सी कि पाकिस्तान किस तरह इस कश्मीर के इशू में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है या ये कह सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, अनलेस के इंडिया इस कि हाँ भाई हम कश्मीर को छोड़ने लगे और आप कश्मीर ले जाओ हमारे पास। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, आई एग्री कि आप सुधांशु जी, थैंक यू, आप रहिए मेरे साथ। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। सुधांशु जी, 26 जुलाई यानी कल का दिन जो करगिल का विजय दिवस था, उस दिन भी आतंकवादी हमला होता है। बहादुर अली नाम का एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा जाता है, चार आतंकवादियों को मार दिया जाता है। 27 अगस्त 2015, लगभग 11 महीने पहले, नावेद नाम का मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला जावेद नाम का एक आतंकवादी और हिंदुस्तान के कब्जे में है। 5 अगस्त 2015 उधमपुर के ऑपरेशन में फैसलाबाद का एक और आतंकवादी जिसका नाम नावेद है, उसको पकड़ा जाता है। इतने सारे टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लेने के बाद सुधांशु जी, क्या पाकिस्तान से किसी भी तरीके की उम्मीद है आपको आगे? देखिए, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान में कि वो हकीकत को समझना ही नहीं चाहते। मैं महबूबा मुफ्ती के उस बयान को कोट करना चाहूंगा जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान के अपने इलाके में तो उनके नौजवान को ड्रोन से हमला हो रहा है और यहां पर वो हमदर्दी जता रहे हैं। आपने जैसा बताया, अजमल आमिर कसाद से लेके अब तक ये कई ऐसे जिंदा आतंकवादी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान दस्तावेजी सबूतों की बात करता है, यहां तो जिंदा सबूत मौजूद है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, भारत से तो उम्मीद छोड़िए, भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर जो असर पड़ रहा है वो तो छोड़िए। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अपनी इंटरनेशनल इमेज को देखना चाहिए। दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक, दुनिया की इकलौती ऐसा न्यूक्लियर पावर मुल्क है जिसके ऊपर सीधा ही आरोप प्रमाणित हो रहा है कि वो दहशतगर्दी को सीधे सीधे बढ़ावा दे रहा है। इसी आधार के ऊपर वो तमाम बड़े बड़े मुल्कों से आर्थिक सहायता ले रहा है। तो अब ये सवाल का जवाब पाकिस्तान को सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को देना होगा। दुनिया के उन तमाम मुल्कों को देना होगा, चाहे वो अमेरिका हो या उसका बहुत खास दोस्त चाइना हो। सुधांशु जी, कि वो कैसे इस बात को साबित करेगा जब जिंदा सबूत पकड़े जा रहे हैं। आज की हमारी सरकार का जहां तक मानना है, मैं इसको बहुत दुखद मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और पाकिस्तान की पूरी नीयत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत कम ऐसा हुआ है पाकिस्तान को, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि खुलकर रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो एक टेररिस्ट बोल रहा है, जो हाफिज सईद बोल रहा है, जो सैयद सलाउद्दीन बोल रहा है। इन परिस्थितियों में नवाज शरीफ, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद और अब ये बहादुर अली, ये टुटपुंजिया आतंकवादी, गरीब लड़का बेचारा, उसको भड़का के उकसा के यहाँ भेज दिया गया, ये सब एक भाषा में बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई भी मतलब है, या नवाज शरीफ साहब को मानना चाहिए कि उनसे गलती हुई उस दिन के लिए जब उन्होंने भाषण दिया था? ये सब एक भाषा में बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई भी मतलब है, या नवाज शरीफ साहब को मानना? सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात उभर के सामने आ रही है, पाकिस्तान आज तक कहता रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। अब अगर आप तकरीरों में देखें तो जो नॉन स्टेट एक्टर बोल रहा है वैसा ही तो स्टेट एक्टर बोल रहा है। हाँ। और हेड ऑफ द स्टेट बोल रहा है। तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान की ये दलील कि नॉन स्टेट एक्टर्स से वो खत्म होती जा रही है। और ऐसे हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो वार्ता का वातावरण है वो अपनी तरफ से पाकिस्तान ही उसको खराब कर रहा है। तो अब अगर आगे जो भी अंजाम होगा उसके लिए मेरा मानना है केवल और केवल पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा। और नवाज शरीफ साहब जो पहले काफी अच्छी भाषा बोल रहे थे उफा तक, और अचानक उन्होंने यू टर्न लिया है, इससे साफ साबित हो गया है कि उन्हें मान लेना चाहिए कि अब हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान का नॉन स्टेट एक्टर्स के दबाव में आ गया है और उन्हीं की जुबान बोलने लगा है। बिल्कुल। नवीद चौधरी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा इस डिबेट में। नवीद चौधरी, आप मुझे बताइए आखिरकार क्या प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पर, नवाज शरीफ पर? पनामा पेपर्स की लीक का मामला है, या फिर ऑपोजिशन की जो पार्टीज उनकी पॉपुलैरिटीज बढ़ती जा रही है, इस चक्कर में नवाज शरीफ को वो लाइन लेनी पड़ रही है
जो इमरान खान लेते आ रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो लेते आ रहे हैं, जो हाफिज सईद की लाइन है, क्या प्रेशर है नवाज शरीफ पर? क्यों नवाज शरीफ और हाफिज सईद के बीच की दूरियां खत्म हो गई? नॉन स्टेट एक्टर्स खत्म हो गए, सब स्टेट एक्टर्स दिख रहे हैं। नवेद चौधरी साहब, नवीद चौधरी साहब को आवाज नहीं जा रही है, शायद फोन लाइन में प्रॉब्लम। जावेद हुसैन साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी। क्या प्रेशर है नवाज शरीफ पर? क्यों हाफिज सईद और नवाज शरीफ की भाषा एक हो गई है? नहीं, मतलब ये प्रेशर की जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या प्रेशर है? ये प्रेशर तो आप बताए ना। कोई प्रेशर नहीं है हमारी तरफ से, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसने एक बयान दिया है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और उसने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। कश्मीर में जो हो रहा है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो सारी दुनिया देख रही है। आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई ना बोले? सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया में इस बात को फैलाया गया है और सब नजर आ रहा है उनको। आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, आप लॉस एंजलिस टाइम्स पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लें, बिल्कुल देख लें। अखबारों में ये आ रहा है, अखबारों में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के जिंदा टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान में। ब्रिगेडियर साहब, देखें, जिंदा टेररिस्ट वो तो हमको मालूम था कि ये तो पहले पकड़े जाने चाहिए थे। ये पूरा स्टेज आपने जो किया है कि इतनी आपकी बदनामी हुई है कश्मीर में, जो आप लोगों ने मुजाहिदीन जो अपने आप को आपके आगे मुकाबला कर रहे थे पत्थरों के साथ, और आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे, तो ये तो उनको करना चाहिए। आपने अपने मुल्क में 4000 टेररिस्ट को मारा है, पता है कि नहीं? आपकी एजेंसीज ने 4000 किसी को फांसी लटकाकर, किसी को गोलियों के सामने लाद कर, पिछले 2 साल में, और सबसे अधिक बलूचिस्तान में किया है। आप मारे अपने यहाँ 4000 लोग, हम चू नहीं करें। हम बुरहान वानी को मारे जो कि टेररिस्ट है, तो आपको इतना दर्द हो रहा है? टेररिस्ट आप क्यों परेशान हैं जावेद साहब? हमारी नजरों में तो वो तो मुजाहिद था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो खुलकर सामने आ गया कि पाकिस्तान कल तक नॉन स्टेट एक्टर्स के सहारे करता था, आज प्राइम मिनिस्टर के सहारे कर रहा है, और इसीलिए नवाज शरीफ को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से। हाँ, माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए उन कश्मीरियों से जो कि पाकिस्तान आपको मांगनी चाहिए बलूचिस्तानियों से, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, हजारों में लाखों में उसके नमाज़े जनाज़ा। आइए ना, आप देखिए आके। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, आप आइए, मैं आपको कश्मीर लेके चलता हूँ। कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग नारे लगा रहे हैं, दिख जाएगा आपको। अरे मैं कश्मीर बहुत दफा जा चुका हूँ। आप उसका मुझे आप ना बताएं कि आप मुझे क्या ले जाएंगे कश्मीर। कैसे आए थे? वीजा लगा के आए थे कि पीछे से आए थे? अब उसको छोड़े, मैं स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर था, तो उसको छोड़े आप। मैं आप आया था, तो जवाब ये है कि आप भी गलत तरीके से आए थे। तो सारी बात ये है, देखिए जंग में तो सब कुछ होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कश्मीर का जो मसला है, ये इस तरीके से ये दब नहीं जाएगा जिस तरह आप उसको दबाना। दबाने को कौन बोल रहा है ब्रिगेडियर साहब? ये हमारा मसला है, हम बातचीत करने को तैयार है। वहाँ एक चुनी हुई हुकूमत है, वो बात कर रही है लड़कों से। महबूबा मुफ्ती खुद बात कर रही है वहाँ पर। आप क्यों परेशान हैं? इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती है जब तक कश्मीर सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की टॉक्स का कोई मतलब नहीं है जब तक कि एजेंडे का पहला टॉपिक टेररिज्म नहीं है, आतंकवाद नहीं है। वो आतंकवाद जहाँ पर पेशावर में आपके बच्चे मारे गए, जिस आतंकवाद की वजह से, जिस दहशतगर्दी की वजह से, उनका जो कहना है कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट। इट इज, बड़ा अच्छा जवाब इट इज ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा जवाब दिया है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। यही तो दिक्कत है ब्रिगेडियर साहब। राजनाथ के कहने से ये ब्रिगेडियर साहब नहीं बन जाता। ब्रिगेडियर साहब, कश्मीरी अवाम करेगी। ब्रिगेडियर साहब, यही तो दिक्कत है। 1971 का गम आज तक आपको परेशान कर रहा है। जो ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, वो आज तक आप जैसे फौजियों को परेशान कर रहा है, और रह रहकर आप कश्मीर की बात करते हैं। आपके तमाम कोशिशों के बावजूद भी कश्मीर आप नहीं छीन पा रहे हैं, और ना कभी छीन पाएंगे, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर बोले, चाहे बहादुर अली बोले। आप 1965 की और 1971 की अगर आपने जंग के बारे में बातचीत करनी है, आज एक सेपरेट प्रोग्राम करनी है। आप 4 लड़ाइयां हारे ब्रिगेडियर साहब, आप लोग 4। आप पाकिस्तान की उस फौज के सिपाही हैं जो हिंदुस्तान से 4 जंगें हारी है, 4। आप
जंगे हारी है, वही मैं कह रहा हूँ। आप डिस्कस कर लें अपने चैनल पे, मैं आता हूँ, आप अपना इंडियन आर्मी का एक पैनल बना लें और बातचीत हो जाए। हमारे पास यहीं पे है जावेद साहब, ब्रिगेडियर जनरल बख्शी मेरे साथ फोन लाइन पर है, वो जवाब देंगे आपकी बात का। आपने फौजी को याद किया ना, हिंदुस्तानी फौजी की बात सुन लीजिए। जनरल बख्शी, बहुत धन्यवाद। देखिए जावेद साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आसार ठीक नहीं है। कश्मीर का मुद्दा जिस प्रकार से अभी तक तो आप पल्ला झाड़ लेते थे कि ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स की काम है, हम भी उतने ही परेशान हैं नॉन स्टेट एक्टर्स से जितने आप। पाकिस्तान भी सफर कर रहा है टेररिज्म के जरिए, और हमारे भी कोई 60,000 अफराद आपने कहा कि शहीद हुए हैं टेररिस्ट वायलेंस लड़ते लड़ते। अब तो आप खुलेआम आ गए हैं कि ये टेररिस्ट नहीं, ये आपकी नजरों में फ्रीडम फाइटर हैं, और आप कश्मीर को जो है अब जिद्दोजहद से लेना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जावेद साहब, ये बहुत खतरनाक आप आसार पे आ रहे हैं। ये इस तरह की बातचीत हमको 5वीं जंग के कगार तक ले जा सकती है, और मैं समझता हूं कि अभी भी पाकिस्तान में ब्रेकें लग जाएं तो ये आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए दुरुस्त होगा, क्योंकि 4 बार ही आपने कश्मीर लड़ाई के मैदान में, जंग में छीनने की कोशिश करी है। नतीजा आपके सामने है, कश्मीर किसके पास। अब साहब उसके बाद आपने वॉर ऑफ 1000 कट्स, प्रॉक्सी वॉर से लेने की कोशिश करी पिछले 25 साल, वो भी फेल हो चुकी है जावेद साहब। अब जो आपकी ISI है, उसने वहां तीसरा फेज शुरू किया है कि इंतिफादा जैसी एक हालात बनाकर दिखाएं, पैसे भेजें, जो आउट ऑफ जॉब बच्चे हैं उनसे पत्थर फेंकवाएं, और शायद पत्थर फेंक के जावेद साहब आप कश्मीर नहीं ले सकते। जो आप मैदान जंग में नहीं ले सके, जो आप गोलियां चला के नहीं ले सके, आप भूल जाएं। और अगर नहीं भूलेंगे जावेद साहब तो जरा 5वीं जंग के लिए तैयार हो जाए। सीधी बात, 2 टूक लफ्जों में मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस राह पे आप जा रहे हैं बड़ी खतरनाक रास्ता है ये। जनरल बख्शी, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन नहीं है मेरे पास, उनका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। नवीद चौधरी साहब है, नवीद चौधरी साहब का भी फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। पाकिस्तान के तीनों फोन लाइन कट गई है, मैं तो उनके पास चलूंगा, लेकिन एक कमेंट्स सपरा साहब है, सुशांत सरीन है। सुशांत, राजनाथ सिंह जी को जाना है अगले हफ्ते सार्क में, कहा जा रहा है कि वो सार्क के फोरम पर जा रहे हैं, बायलैटरल्स नहीं होनी है। आपको लगता है कि इस बायलैटरल इस फोरम का यूज होना चाहिए बायलैटरल्स के लिए, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत? बिल्कुल सुमित, एक सवाल तो ये ज़रूर खड़ा होता है, ये बात तो दुरुस्त है कि वो जा रहे हैं क्योंकि सार्क गृह मंत्रियों की मुलाकात है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब इतनी तलखी है और इतना तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और अभी जैसे आप भी अपने प्रोग्राम के शुरू में कह रहे थे कि एक टफ मैसेज कैसे दे भारत, तो मेरे ख्याल राजनाथ सिंह जी का वहाँ पर जो विज़िट है, बेशक वो सार्क के संदर्भ में हो, लेकिन एक बहुत नेगेटिव सिग्नल जाएगा, और मैं नहीं मानता कि, और मेरा मानना ये है कि बेहतर हो कि वो ना जाए, और अगर कोई नुमाइंदगी भेजनी ही है तो होम सेक्रेटरी को भेज दें या किसी जूनियर मिनिस्टर को भेज दें। पाकिस्तान को थोड़ा सा एक लिहाज से एक सिग्नलिंग होगी। दूसरी चीज़ ये, और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, राजनाथ सिंह जी कई बारी जब जाते हैं और मुलाकातें करते हैं तो ये भी होता है कि हमारे यहाँ से एक इस तरीके का तासुर दिया जाता है कि देखिए आप भी तो, क्योंकि एक बार ये कर चुके हैं, एक पाकिस्तान के अधिकारी आए थे तो उनसे बातचीत करते हुए कि आप भी टेररिज्म के विक्टिम हैं, और मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है। ये बिल्कुल बेकार और बकवास बात है। प्ले कर रहा है। पाकिस्तान उस टेररिज्म का विक्टिम है जो उन्हीं के अपने बच्चे जो हैं वो आपे से बाहर हुए, उसी का विक्टिम है वो। तो हम जब ये अपनी तरफ से ये सर्टिफिकेट देना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल हम अपने पैर पे गोली मारते हैं। तो इससे भी गुरेज करने की जरूरत है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने एक टफ मैसेजिंग करनी है तो ना सिर्फ ये वाली मीटिंग, लेकिन इस साल के आखिर में एक सार्क समिट भी होना है पाकिस्तान में, और मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इसमें कि प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा कारणों से भी और कूटनीतिक कारणों से भी, क्योंकि एक लिहाज से पाकिस्तान का बहिष्कार करना भारत
के लिए अनिवार्य है, और सिर्फ हमारों को ही नहीं, क्योंकि आज आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये बहादुर अली वाले जो आप टेप प्ले कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अफगान हुकूमत के लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ ये बात रेस की है कि हाफिज सईद जो है वो सरगना है, आईएस का जो गुट अफगानिस्तान में काम कर रहा है उसका हाफिज सईद के साथ लिंक है। तो एक तरफ हाफिज सईद का आईएसआई के साथ लिंक है, हाफिज सईद का आईएस के साथ लिंक है, यानी कि आईएसआई का आईएसआईएस के साथ भी लिंक है। ये एक काफी स्पष्ट बात हमारे सामने तय हो गई है। दूसरी चीज, और जो बहुत अहम चीज है, वो ये है कि 2002 में जब लश्कर तैयबा के ऊपर बैन लगाया गया था, तो ये हाफिज सईद जो है ये झूठ तो हरदम ही बोलता है, लेकिन उस समय से आज तक ये झूठ बोलते आया कि लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के बीच में आपस में कोई लिंक नहीं है। तो अब इससे जरा ये पूछा जाए इस दहशतगर्द से कि तुम जिसको भेजते हो भारत, वो लश्कर तैयबा के लोगों को भेजते हो कि तुम जमात उद दावा के लोगों को भेजने की धमकी दे रहे हो? और अगर जमात उद दावा के लोगों को भेजने की धमकी दे रहे हो तो फिर तुम भी आतंकवादी हो। और दूसरा, जब तुम ये कहते हो कि हमारा लड़का लश्कर तैयबा वाला बुरहान वानी का जो नमाज जनाजा था वो पढ़वा रहा था, तो फिर आप लश्कर तैयबा को ओन कर रहे हो, यानी कि आप लश्कर तैयबा के सरगना हो। अब उसका खुद का इकबालिया बयान है और कस्टडी में नहीं है, और उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की सरकार एक इंटरनेशनल दहशतगर्द के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तो फिर आपको पाकिस्तान की सरकार का रवैया पता लग जाता है। पता लग ही रहा है। बावजूद अगर आप ये सोचते हैं कि राजनाथ सिंह के वहां पर जाने से और एक और डोजियर देने से कुछ आपको उपलब्ध होगा, तो मैं नहीं मानता ऐसा होगा। वेरी ट्रू, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। नवीद चौधरी साहब, कैन यू लिसन टू मी? आपको आवाज आ रही है? जी, या थैंक यू सो मच। चौधरी साहब, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो में ये लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान की जो बातचीत है वो कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि उल्टे पीछे 10 कदम चली गई है। रास्ता क्या है आगे? देखिए बात यह है कि जितनी आप आज आपकी गुफ्तगू हुई, जो मैंने सुनी, क्योंकि मैं तो सुन रहा था, बोलना जो मेरे मौका नहीं मिला, उसके अंदर एक कंक्लूजन नजर आया कि हम एक दूसरे पे इल्जाम की पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि वो गलत है और हम कह रहे हैं आप गलत हैं। ये रवैये आप कब तक रखेंगे? ये भी तो एक टेररिज्म का हिस्सा है ना, कि अगर हम किसी को बगैर किसी चीज के एक टेररिज्म थ्रू मीडिया फैलाएं, उसको भी हम कहेंगे। आपने कहा बहादुर अली की बात की, आपने दूसरा की, आप जब इसी बात और फिर माफी मांगने की वजीर आजम की बात की, जब आपके वजीर आजम ने जाके बांग्लादेश में ये बात कही कि इसको बनाने में हमारा हाल है, तो उसके वक्त आप लोगों को भी सोचना चाहिए था कि क्या वाकई आपने इन्फिल्ट्रेशन की थी उस वक्त, और क्या इन्फिल्ट्रेशन आपकी थी? और वो 71 की जो हार है पाकिस्तान की, चौधरी साहब, वही तो आपको परेशान कर रही है। नहीं, वो परेशान आपको भी करेगी ना। अब सुन लेना मेरी बात, परेशानी की बात छोड़े, लेकिन इसको क्या परेशानी लगी है? आपको कोई परेशानी है तो इसलिए बहादुर अली का नाम ले लेके और हाफिज सईद का नाम ले लेके आप एक केस बनाने को, आपका केस खत्म हो चुका है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अब फ्रीडम फाइटर चौधरी साहब पीछे हो गए। अब चौधरी साहब, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चौधरी साहब, और उसको जब आपका केस, चौधरी साहब, एक्चुअली ये इस्लामो फासिस्ट लोग हैं, इनको बाकी लोग जो हैं वो ह्यूमंस नजर नहीं आते, अपने भी लोग नजर नहीं आते ह्यूमन बीइंग्स। कराची के अंदर इनकी पुलिस ने उन्हीं अधिकारों के साथ जो आफ्सपा से भी ज्यादा मेरे ख्याल सख्त वो है, 2000 से ज्यादा लोग मारे हैं पिछले 1.5 साल में, बिल्कुल फेक एनकाउंटर्स में, जिनको समरी एग्जीक्यूशन की है। ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। बलोचिस्तान में इन्होंने कम से कम 5000 आदमी मारा है समरी ट्रायल्स में, उसके वीडियो है हमारे सामने। फाटा के एरिया में इन्होंने हजारों की तादाद में लोग मारे हैं, बमबारी की है। ये ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की बातें करते हुए। ये तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, ये तो जानवर है। की आपने माफी मांगी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक हिंदुस्तान के आतंकवादी के मारे जाने पर ब्लैक डे का कॉल देगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ब्लैक डे का कॉल देगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये बोलेगा कश्मीर मेरा हिस्सा है, और आप चाहेंगे बातचीत करें? चौधरी साहब, जिसको आप टेररिस्ट कह रहे हैं, जिसके भाई को मारा गया, जिसने सोशल मीडिया पे कैंपेन की, उसको आप टेररिस्ट कह रहे हैं। अरे भाई, उसने 2 पुलिस वालों को मारा था, एक सरपंच की हत्या की थी। चौधरी साहब, चौधरी के घर पे जाके मैं पत्थर मारता हूँ। नवीद चौधरी, आप क्या बात कर रहे हैं? किस दुनिया में रहते हैं आप गलत आदमी को हीरो बना रहे हैं। हम वो हमारा दहशतगर्द था। क्या होता है रिएक्शन?
होश से और इस सोच से बात करनी है कि हमें अमन की बात करनी है। अमन की बात आप कैसे करेंगे? आप टेररिज्म का साथ दे रहे हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं। आप बंदूक छोड़ने को तैयार नहीं है, बहादुर अली को भेज रहे हैं यहाँ पर, और आप अमन की बात कर रहे हैं। आपके आ रहे हैं सार्क की मीटिंग अटेंड करने के लिए, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना है। इनसे पूछिए, इनके जो लीडर है आवाम के सामने रखें, इनके जो लीडर एक जैसी बात अमन की बात कर रहे थे पीओके में जाकर। नवेद चौधरी साहब, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और अब ये बहादुर अली नाम का टुटपुंजिया एक भाषा बोल रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। बुरहान वानी को आप हीरो बना रहे हैं, आतंकवादी हमारा, और हमारा आतंकवादी दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी हाफिज सईद वहां पे मार्च निकाल रहा है, हजारों किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का, छूट दी हुई है, और आपने उसको खुला घुमा रहे हैं। उसको आप टेररिस्ट कह रहे हैं, वानी को, उसको नहीं, हाफिज सईद के बारे में बताइए ना, ओसामा बिन लादेन के बारे में बताइए, दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट आपके घर में मारा गया, आपके डिफेंस एरिया में मारा गया। हाफिज सईद आपके पाकिस्तान के लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक रैली निकालता है, वो खुलेआम घूम रहा है। हाफिज सईद हो या कोई और, अगर उसको हमने पॉलिटिकल फ्रीडम, आप पॉलिटिकल सिस्टम पे बिलीव करते हैं तो उसको सियासी तरीके से आप खत्म करें। अच्छा, कि आप उसको टेररिस्ट मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पेट्रोनेज दिया हुआ है, पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने खुलकर कैमरे पर इंडिया के सामने आग उगलता है। तो क्या आप उसको मार देंगे? एक बंदे ने सपरा साहब कुछ बोल रहे हैं, लगातार सपरा साहब कुछ बोल रहे हैं, सुनिए, ये हिंदुस्तान के ऑपोजिशन की आवाज है। आपने अपोजिशन के नेता नवीद चौधरी साहब सुनिए। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म इस तरह से सोचता है। कोई भी देश, हर देश जो है वो टेररिज्म को टेररिज्म और टेररिस्ट को टेररिस्ट मानता है। केवल पाकिस्तान है कि अगर पाकिस्तान में टेररिज्म होता है, बच्चे मरते हैं, तो वो बैड टेररिज्म है। अगर हिंदुस्तान में टेररिज्म होता है तो वो गुड टेररिज्म है। ये पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा और हिंदुस्तान को अपनी कूटनीति तय करनी पड़ेगी, सख्त होना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर हमको सख्त होना पड़ेगा। ये तो सभी को मुजाहिदीन कहेंगे। सपरा साहब, क्या आप इस बात को एंडोर्स करेंगे जो सुशांत सरीन ने कही कि अभी, मैं आऊंगा सुधांशु जी, आप इस बात को एंडोर्स करेंगे कि राजनाथ सिंह को नहीं जाकर किसी और के जरिए नुमाइंदगी करना चाहिए सार्क में, और आखिर में साल के जो सार्क समिट होने वाली है उसमें प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को एंडोर्स करती है? पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? सपरा साहब, देखिए, जिस तरह से सिचुएशन पिछले 2 साल में बनी है, जिस तरह से ये 3 आतंकवादी जिंदे पकड़े गए हैं और जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, जिस तरह से नवाज शरीफ खुलेआम बोल रहे हैं और ये बुरहान वानी के हक में भी बोल रहे हैं, उसको मुजाहिदीन कह रहे हैं, उसको शहीद कह रहे हैं, ये तमाम सारी सिचुएशन देखते हुए मैं सरीन साहब की बात से सहमत हूं। एक तो हमको उस सार्क से पहले एक प्रेशर टैक्टिक्स करना चाहिए, और दूसरा, अगर राजनाथ सिंह जी नहीं जाते हैं, कोई जूनियर मिनिस्टर जाता है या सेक्रेटरी लेवल के हिसाब से बात होती है, तो मेरे ख्याल से वो उचित होगा। कहीं ना कहीं हमको पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने की जरूरत है, ये समय की मांग है। अब वो नहीं चलेगा कि हम जाकर के उनके जन्मदिन पे केक काटें या साड़ी अदला बदला करें या उनको यहां पर बुलाएं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सख्त होना पड़ेगा भारत सरकार को ऐसी सिचुएशन। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, रूलिंग पार्टी के जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, आपने 2 वॉइसेस सुनी और लगभग एक जैसी बात कांग्रेस भी कर रही है, सुशांत सरीन भी कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स, राजनाथ सिंह को क्यों जाना चाहिए? देखिए, आपके कई पैनलिस्टों ने जो कहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देता हूं। राजनाथ सिंह जी जो जा रहे हैं, वहां कोई बाइलेटरल टॉक नहीं होने जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो एक सार्क समिट है, सार्क एक रीजनल कोऑपरेशन है और भारत उसका डिफैक्टो लीडर है। वैसे तो रीजनल में सब कंट्री बराबर होते हैं, पर एक व्यवहारिक दृष्टि से भारत सार्क का नेतृत्व करता है। तो हम सार्क के एक रीजनल प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम विषयों पे अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। तो जो अभी कहा गया सेक्रेटरी लेवल की बात पहले होनी चाहिए, वो तो तब होता ना जब कोई बाइलेटरल टॉक होने जा रही होती। इससे पहले सुषमा स्वराज जी गई थी तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी। अभी तक हमारी बाइलेटरल टॉक जो हुई है वो केवल और केवल एनएसए लेवल पे हुई है, जो कि टॉक ऑन टेरर हुई है। टेरर से के रहते हुए टॉक हमने नहीं की होगा, तो कहीं ना अब हम कहीं इसके आगे आ रहे हैं, बनाना पड़ेगा अन्य विषयों पर भी। सपना साहब ये बोल रहे हैं सुधांशु जी और आगे कि टफ मैसेज पाकिस्तान को कैसे देगी सरकार? टफ मैसेज
अरे हमने तो आपसे बोला, अभी तक केवल 2 मौकों पर बायलैटरल बात हुई। उफा में प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, जिसमें रिटन स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, जिसका कि सब्जेक्ट केवल और केवल टेरर था। दूसरी टॉक जो दिल्ली में नहीं हो पाई। तीसरी हुई बैंकॉक में एनएसए लेवल पे, जो केवल सिक्योरिटी के लेवल पे हुई। नवाज शरीफ, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, तभी तो मैं कह रहा हूं ना। तो ये भी तो चीजें अरे भाई सुमित जी, मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था। सब लोगों ने बोला, मुझे तो बोलने का मौका दीजिए ना। सपरा साहब, आई विल गिव यू चांस। चले गए, अब नई सिचुएशन सपरा साहब, मैं आपको मौका दूंगा सुधांशु जी के बोलने के बाद। एक एक करके बात करते हैं। सुधांशु जी, कंप्लीट योर सेंटेंस। सपरा साहब, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, मैं पूरा विजय, अभी तक केवल 2 बार बायलैटरल बात हुई है। उफा में प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, बैंकॉक में एनएसए लेवल पे, जिसमें रिटर्न में भी टेरर के ऊपर है और ऑफिशियली भी टेरर के ऊपर है। इसके अलावा हमने कोई बायलैटरल टॉक नहीं की है। तो हमारी ये स्थिति यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो हमारे नावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि हमारा केस खत्म हो चुका है, तो मैं आपके साथ पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, जनाब, हमारा केस आपके केस में जमीन आसमान का अंतर है। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम एफडीआई का बिगेस्ट डेस्टिनेशन है, और जिस देश से आप झिड़की खा खा के खैरात मांगते हैं, वो हमारे यहाँ पलक पावड़े बिछा कर आता है। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का सबसे पहला बाहर अगर सेंटर खोला तो बेंगलोर में। ओबामा कहता है अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेंगलोर और बीजिंग से कंपटीशन है, और अमेरिका की फौजें जाके आपके यहाँ टेररिस्टों को खोजती हैं। तो हमारे आपके केस में बहुत अंतर है। अभी जो जनरल साहब पाकिस्तान के कह रहे थे कि मजहबी मुजाहिद हैं, देखिए साहब, मजहबी मुजाहिद का दौर आपने जब से शुरू किया बांग्लादेश के विभाजन के बाद, और जनरल जियाउल हक ने रेडिकलाइजेशन किया सन 78 के बाद, उसके बाद आपका हालात क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान तो छोड़िए, फाटा में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है, खुद देख लीजिए। और अंत में कहूंगा, सुशांत सरीन साहब ने भी ये कहा था कि राजनाथ जी ने ये कह दिया कि साहब पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। शायद उन्हें लोकसभा में उनके स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट शायद उन्हें ना ध्यान आया हो, तो मैं उनको ध्यान दिला दूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने खुद शुरू किया है, इसीलिए वो आज इस हालात में फंसा हुआ है। उन्होंने अटल जी की वो कविता भी कोट की थी, जो पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। उन्होंने याद दिलाया था कि आपने शुरू किया, और देखिए आप खुद कहां से कहां पहुंच गए। मशरकी पाकिस्तान से लेके आप फाटा बलूचिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर में आपके साथ क्या हो। मेरे साथ इफ्तिकार शिराजी भी जुड़ गए, पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हैं डॉन न्यूज से। इफ्तिकार जी, मैं सुधांशु कुछ बोलना चाहता हूँ। सुधांशु मैं आता हूँ, सुशांत जी मैं आता हूँ आपके पास। इफ्तिकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज किसी भी टेररिस्ट की है। अब तो एक जिंदा लड़का पकड़ा गया, उसने भी वही बातें बोली हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा शिराजी साहब, इस माहौल में 2 प्राइम मिनिस्टर कैसे आमने सामने बैठ सकते हैं, जब एक प्राइम मिनिस्टर खुलकर एक टेररिस्ट का नाम लेकर उसको हीरो बता रहा हो बुरहान वानी के जरिए? यकीनी तौर पे वो इंडिया के लिए तो टेररिस्ट है, लेकिन अगर कश्मीर काज को लेके बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी बुरहान वानी को टेररिस्ट नहीं कहेगा। कुछ पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टैंड को भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आप चलिए शिराजी साहब, मैं मान लिया आपकी बात, यही बात मेहर ने बोली होगी, यही बात नवेद चौधरी बोल रहे हैं, यही बात ब्रिगेडियर वो बोले। मेहर में आता हूँ। इफ्तिकार साहब, हाफिज सईद कौन है आपके लिए? ये हाफिज सईद इस मुल्क का शहरी है, इस मुल्क का शहरी है। अगर उसके किरदार के हवाले से बात करें तो सवाल उठते हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान में दुनिया का, मैं आपको बताता हूँ ना, पाकिस्तान के 20 करोड़ आपका जो शहरी है हाफिज सईद, जो शहरी है, वो दुनिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं। वो मेरे ख्याल में अगर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था तो फिर उसामा बिन लादेन को अगर चेज करके उन्होंने मार दिया अमेरिका को, तो इस मामले में भी उनको चाहिए था कुछ ऐसा करते। ऐसे ही होगा। तो डुअल स्टैंडर्ड्स है ना। प्रॉब्लम तो ये लगता है कि आप डरते हैं आईएसआई से। ऐसे ही होगा शिराजी साहब, जुबान नहीं खुलती आईएसआई के सामने और मिलिट्री के सामने। नहीं, मेरा नहीं बुनियाद, मैं अगर आपकी बात से सहमत भी हो जाऊं तो फिर अमेरिका से पहले सवाल उठाइए कि भाई मेरे एबटाबाद में आपको उसामा बिन लादेन तो नजर आ गया, बट हाफिज सईद आपको इस्लामाबाद में दंदनाता हुआ नजर क्यों नहीं आता? आप उनके खिलाफ भी तो आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आके इस्लामाबाद में हाफिज सईद को मारे? हम वो भी कर देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको अपने सिस्टम पर कतई भरोसा नहीं है कि आपकी आर्मी, आपकी पुलिस हाफिज सईद को पकड़ के मार सकती है, तो हम वो काम करने को तैयार है शिराजी साहब। नहीं, आपको क्यों, आप अपने दोस्त अमेरिका को कहिए ना। उस अमेरिका हम उसको क्यों बोले? हम खुद इस काबिल हैं। उनके पास शायद आपके पास तो टेक्नोलॉजी ना हो जो उनके पास है। दोस्त कह रहे हैं तक आप नहीं दोस्ती आपकी जिनसे हो रही है। अमेरिका तो आपका दोस्त है, अमेरिका तो आपका दोस्त है। टुकड़ों पर पल रहे हैं इस वक्त।
इस वक्त तो खैर उनकी दोस्तियां इंडिया के साथ ज्यादा हो रही है, और इंडिया को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि जो आपके लिए पलकें बिछाई जा रही है ना, तब वो तक वो आपके पलकें दोस्त बिछाई जा रही है। अब वो अमेरिका आपको खुराक देना कम कर रहा है, तो अमेरिका आपका दोस्त नहीं है। वही आर्गुमेंट तो पूरा होने दे, बीच में जब बात होती है तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। मेहर में आ रहा हूं। बुनियादी तौर पे देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हाफिज सईद भी टेररिस्ट हैं, तो जिस तरह मुल्ला उमर था, जिस तरह उसामा बिन लादेन था, इसी तरह बाकी टेररिस्ट को ट्रीट किया गया, और वो इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने किया है, अच्छा। एबटाबाद में आगे आएगा इंशाअल्लाह। आप वो कंट्रीज आज सईद के मामले में क्यों है? शिराजी साहब, प्रेशराइज करें वो। शिराजी साहब, मेहर, नवीद चौधरी, मेरा तीनों पाकिस्तानी मेहमान से एक ही जैसा सवाल है कि दुनिया के तमाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को आप पनाह दीजिए, चाहे वो सलाउद्दीन हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, और दुनिया की दूसरे मुल्कों की सेना वहां आए उनको मारने के लिए। आप उनको फूलों से स्वागत करिए, आप उनको खिलाइए पिलाइए, आप उनको पालिए पोसिए, और जो वो दुनिया में कोहराम मचाएं तो जवाब देने के लिए दूसरे मुल्कों की सेना आए, और आपके प्राइम मिनिस्टर को या आपकी आर्मी को जो काम करना चाहिए वो दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा, आप बार बार बोल रहे हैं नहीं, क्या आप आइए, आप आइए, आप आइए। वो ताकतें कि जो उसामा बिन लादेन के भी फ्री अकाउंट्स को फ्रीज कर देती हैं, उनको चेज करते हुए पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी उसको वायलेट करती हैं, वो हाफिज सईद के मामले पे इस कदर खामोश क्यों है? आप अमेरिका से भी सवाल करें ना। मैं करूंगा ना, अमेरिका से सवाल। आज तो पाकिस्तानी मेहमान मेरे सामने हैं शिराजी साहब, इसलिए मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। जिस दिन अमेरिकी मेहमान मिलेंगे हम उनसे भी पूछेंगे, और हम जरूर पूछेंगे। बुनियादी तौर पे अमेरिका भी खत्ते के अंदर आप अमेरिका के ऊपर टोपी ट्रांसफर कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते शिराजी साहब। आप अपनी जिम्मेदारी की टोपी अमेरिका के सर पर मत डालिए। आपके हुक्मरान क्या कर रहे हैं? आपके दो शरीफ, इनका नाम शरीफ है, राहिल शरीफ, नवाज शरीफ, वो क्या कर रहे हैं? मेहर मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलना भी चाह रही हैं मेहर, आप लोग क्या कर रहे हैं हाफिज सईद को लेकर? क्यों पाकिस्तान में हाफिज सईद के मामले में प्रोटेस्ट नहीं होते हैं? ये इतनी ज्यादा इनेम कॉन्वर्सेशन, कोई कह रहा है पाकिस्तान पे हमला कर दें, कोई कह रहे हैं साथ समिट में नहीं आना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई खैरात की बात कर रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी जुवेनाइल कॉन्वर्सेशन, इसको छोड़ दें। मुझे हर दूसरे दिन किसी ना किसी कश्मीरी की तरफ से कोई आर्टिकल मिलता है, और वो भी अपने बुरहान वानी को मिलिटेंट कमांडर ही कहते हैं। उन्होंने ऐसा कभी कोई फ्रीडम फाइटर या कोई वर्ड यूज नहीं कर। आई डोंट वांट टू कीप सेइंग व्हाट आई से इन ईच एंड एवरी शो ऑफ योर्स। मैं सिर्फ एक चीज पढ़ना चाहती हूँ, 2 लाइन। इंसिडेंटली आपके शो पे आने से पहले मैं एक आर्टिकल एडिट कर रही थी from somebody who lives in Kashmir, that's part of India. उस बंदे के ये वर्ड्स आप लोग सबके लिए हैं। उसने लिखा है, clearly what I felt as a person born in this part of the world is that the unresolved political conflict of Kashmir has never let us live a real life of peace and happiness. As this has given rise to violence, militarization, killings and rapes, we Kashmiris have lost the willpower to live, as majority of us have only seen conflict, fake promises, pain, wounds, propaganda, and no real life since birth. Kashmir's armed and passive resistance saw many phases, but New Delhi and Islamabad showed no real will to solve our dispute. And so on and so forth. ये ना मेरे वर्ड्स हैं, ना आपके हैं, ना पाकिस्तान। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ, आपके मीडियम for this what you are quoting today. आपके Pakistan is more responsible for the situation which is there today, what you are quoting. I am saying this on your television as a Pakistani who had tears in her eyes reading this article from a Kashmiri, के खुदा के लिए आर्म स्ट्रगल हर तरफ बंद कर दें। पाकिस्तानियों को भी किसी प्रॉक्सी वॉर में कश्मीरीज की मदद नहीं करनी चाहिए। कश्मीरी तो यही बात आप हाफिज सईद को कहिए, यही बात आप सलाउद्दीन को कहिए, यही बात आप नवाज शरीफ को कहिए, यही बात आप राहिल शरीफ को कहिए, यही बात आप अपनी ISI को कहिए, तब जाके कश्मीर का आवाम जो है वो सुखी होगा। पाकिस्तान इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट सिचुएशन। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा। बीच में मत बोलें प्लीज, मैं सबकी बातें सुनती रही हूँ। मैं तो अपने मीडियम से कह सकती हूँ ना, हम लोग रोज लिखते हैं, रोज अखबार में लिखते हैं, बोलते हैं टीवी पे जाके जब मौका मिलता है।
पाकिस्तान के टेलीविजन पे, क्योंकि हर वही मीडिया आप वाले वही से- लिखोगे हर- क्योंकि वही कि आपकी आर्म खुराक स्ट्रगल है। नहीं होना चाहिए। आर्म स्ट्रगल दुनिया की किसी जगह पे इट डज नॉट सॉल्व द इश्यूज, इट डज। मेहर बात सिर्फ आर्म स्ट्रगल की नहीं है, तो फिर बात सपोर्ट की भी ISI है। क्या कर रही आप है? फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं कश्मीर के लोगों तो को, रोज कहती हूँ, आप नहीं वहां करनी पर चाहिए इलीगल ना, तरीके नहीं से करनी पैसा चाहिए। पहुंचा रहे हैं डिस्टर्बेंस को नहीं आगे करनी बढ़ाने को चाहिए। लेकर। मैं तो अपने पाकिस्तानी लोगों के साथ बैठ के आपसे जो शो पे कह यंत्रणा रही हूँ, पाकिस्तान को नहीं कर रही है, मदद जिस करनी तरह से चाहिए। आतंकवादियों को, अलगावादियों पाकिस्तान को ये भी तो ना आप नवेद चौधरी साहब, नवेद चौधरी साहब, सपरा साहब एक मिनट, सपरा साहब एक मिनट, नवेद चौधरी साहब आप मेहर की बातों को मानेंगे? नवेद चौधरी साहब आप मेहर की बातों को मानेंगे? जो बात मेहर कह रही है बिल्कुल सही बात थी कि वॉर के जरिए मसाइल नहीं हल होते, डायलॉग्स के जरिए मसाइल आते हैं। तो ये कौन समझाएगा हाफिज सईद को, राहिल शरीफ को? हम हो, लेकिन जब आप बढ़ावा देंगे वॉर को और जब आप इस तरीके से इल्जाम तराशियां करेंगे तो इससे सोल्यूशन नहीं होता। हमें पॉजिटिव चीजें देख रही हैं कि पॉजिटिव चीजें क्या हो रही हैं। क्या पॉजिटिव चीज ये नहीं है कि हम दोनों कौमें एक तरफ कहेंगे, दूसरी तरफ आप कहेंगे जामा, तो फिर आप माहौल के साथ चौधरी साहब, जब तक आप माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो किस तरह से चौधरी साहब माहौल कैसे क्रिएट होगा? चौधरी साहब आप हमारे बच्चों को मारे, आप हमारे यहाँ बम फोड़े, आपके टेररिस्ट हमारे यहाँ कल जिंदा पकड़ा जाए और आप बोले माहौल बनाइए। हमारे अफगानिस्तान में अंदर माहौल बनाइए, कैसे माहौल बनेगा चौधरी साहब? चौधरी साहब, सपरा साहब एक मिनट, चौधरी साहब, कैन आई हैव चौधरी साहब द स्क्रीन? टाइम में कि आप चौधरी साहब कर रहे हैं कश्मीर का, सोचे कराची का, चौधरी साहब, कराची के चौधरी साहब, इन्फिल्ट्रेशन आ रही है, उन चीजों को दोनों तरफ हो रही है। चौधरी साहब, नहीं है। चौधरी साहब आप तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता हैं, आप तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता तो है नहीं। आप डिबेट में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अपोजिशन की आवाज़ भी हमारे जरिए, आपके जरिए दुनिया भर में जा रही है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए चौधरी साहब जी, क्या पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना आपकी अपनी इकोनॉमी के लिए, आपके अपने पूरे पाकिस्तान को एकजुट रखने के लिए जरूरी नहीं है क्या? तभी आप बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसका इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका इकोनॉमी को इफेक्ट है, क्योंकि एक यही बिल्कुल है, बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो पूरे पाकिस्तान को एक रख सकता है, वरना पाकिस्तान तो डिसइंटीग्रेट हो जाए आपस में। देखें, ये आप उसको जब इसके साथ हमारी इकोनॉमी के साथ मिलाएंगे कि हम इंटीग्रेशन के लिए, कंसोलिडेशन के लिए करें, ऐसी बात नहीं है। हम जो वहाँ जुल्म हो रहा है, जो वहाँ बच्चों के साथ, बेवो औरतों के साथ और जो कुछ और नहीं, आपकी आर्मी जो बलूचिस्तान में कर रही वो नहीं दिख रहा आपको? आपकी अपनी चीफ मिनिस्टर ने सब किया। सुशांत सरीन वांट टू गो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सोल्यूशन चाहिए। जब आपकी अपनी मुफ्ती महबूबा ये बात कह रही है तो उसके बाद तो आपको खुद रियलाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन सुशांत सरीन वांट टू रिस्पॉन्ड टू नवेद चौधरी। हिस्सा बना के बैठे हैं। जब सुमित मैं 3-4 बोलिए सरीन साहब। हाँ नहीं, मैं 3-4 पॉइंट्स पे बात करना चाह रहा हूँ, अगर ये चुप होंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। बोलिए आप। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, एक तो पहली जो मेहर बात कर रही हैं वो थियोरेटिकल लेवल पे ठीक है, लेकिन और जो पहले इन्होंने बात की, और दूसरी बात पर मैं बाद में आता हूं, जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि एक माहौल बनना चाहिए बातचीत का। अब प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ऊफा में मिले, माहौल बनाया, बातचीत का मुद्दे तय हो गए, उस पर हस्ताक्षर हो गए, और उसके बाद क्या हुआ हमारे को पता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो हैं, और उस एक मैं वो बाद में बात करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी लाहौर गए, माहौल बनाया, और हफ्ते के बाद पठानकोट पर हमला हो गया। तो माहौल जब हम बनाते हैं तो फिर हमारे ऊपर तो हमले ही तवातर से होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब जुल्म की बात करते हैं तो इन्हीं की पार्टी की सरकार है कराची में, तो वहां पर कभी जो जुल्म हो रहा है कि उस पर भी कभी आवाज उठा लिया करें। जो वहां पर बड़े मर्दे हूर बनते हैं और उसके बाद घुटने टेक देते हैं फौज के सामने, और रेंजर्स की जो किलिंग्स हैं वहां पर कराची में भारतीय मूल के मुसलमानों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ जिस तरीके का जुल्म हो रहा है वो भी जुल्म के जुमरे में आता है कि किसी और जुमरे में आता है। अब मैं एक और चीज बोलूंगा, और मैंने सुधांशु जी से मैंने जरा आई वांट टू चैलेंज हिम। नंबर 1, एक तो फैक्चुअल मिस्टेक है, क्योंकि जब सुषमा जी इस्लामाबाद गई थी तो तब भी एक थर्ड टाइम एक बायलैटरल लेवल पर बात हुई थी। दूसरी चीज ये है
कि जो ये राजनाथ सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनका पार्लियामेंट में बयान था, मेरा सवाल ये है कि क्या राजनाथ जी जो बात कर रहे थे वो पाकिस्तान को नसीहत दे रहे थे या सख्त संदेश दे रहे थे? मुझे तो जो कुछ सुधांशु जी ने बताया उससे लग रहा था कि उनकी नसीहत दे रहे थे। नसीहत पाकिस्तान में नहीं सुनी जाएगी, संदेश शायद सुना जाए, शायद उस पर अमल हो। और फाइनली जो बात हुई है सार्क समिट की, जब आप एक सख्त संदेश देना चाह रहे हैं तो क्या वो सख्त संदेश ये होगा कि अच्छा भाई मल्टीलैटरल लेवल में आपका वर्चस्व बने, आप सार्क का होस्ट हैं, हम भी आपके साथ हिस्सेदारी डालेंगे क्योंकि हम अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। हम तो ये कब से बोल रहे हैं, 70 साल से बोल रहे हैं। जब भी हम ये कहते हैं कि हम अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, हमारे मुंह पर थप्पड़ पड़ता है। तो बार बार हम ये क्यों हिमाकत करते हैं और यही काम बार बार क्यों करते हैं जब तक? और इसमें वाजपेयी जी जो थे, जब वो गए थे सार्क समिट के लिए 2004 में, पहले से उन्होंने सब कुछ तय किया था और पाकिस्तान अफवाज के जो बहुत बड़े कमांडो थे, उनके बड़े हीरो थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने सारी की सारी हमारी शर्तें मानी थी। उसके बाद वाजपेयी जी गए थे और पाकिस्तान ने उस समय फिर ये हमारे को आश्वासन दिया था कि वो अपनी जमीन की इस्तेमाल नहीं होने देगा आतंकवाद के खिलाफ। या तो फिर आप इस तरीके की कूटनीति कर करके पाकिस्तान जाइए, नहीं तो अगर आप जाएंगे तो आप वापस खाली हाथ आएंगे और अपना ही नुकसान करवाएंगे। मैं जनरल बख्शी की एक राय लेना चाहूंगा। जनरल बख्शी, मैं बिल्कुल सहमत हूं सुशांत सरीन से। इस मौके पर जब पाकिस्तान शरेआम आपके टेररिस्टों को फ्रीडम फाइटर कह रहा है, उपद्रव को फैलाने में उसका पूरा हाथ है, वो टेररिस्ट आम टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। हाफिज सईद और नवाज शरीफ एक पेज पे आ गए हैं, राहिल शरीफ तो पहले ही उस पेज पर थे। ऐसे टाइम में पाकिस्तान जाकर आप क्या हासिल कर सकते हैं? आप केवल अपनी बेइज्जती करा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम जाएं तो केवल जो बाकी सार्क देश हैं उनको ग्रीटिंग्स देने के लिए अपनी चले जाएं और जूनियर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन कर ले। कोई बाइलैटरल मामला उठाने का सवाल नहीं होता ऐसे माहौल में। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का जाना है, मैं समझता हूं इस वक्त माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको ठीक होने का अंदेशा है, इसके बिगड़ने के ज्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान सीधे सीधे अब युद्ध की बात कर रहा है, कब तक अपना मुंह टाल के रखेंगे? जनरल बख्शी, सुधांशु त्रिवेदी का एक आखिरी जवाब जरूर सुनना चाहूंगा डिबेट को वाइंड अप करने के पहले। सुधांशु जी, दो सीजन्ड वॉइसेस, हॉकिश वॉइसेस लगातार इस तरह के शोज में आती हैं, सुशांत सरीन साहब और जनरल बख्शी साफ कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है पाकिस्तान की तरफ जरा सा भी ये संदेश जाए कि ढिलाई बढ़ती जा रही है। अगर वो हमारे यहाँ उपद्रव फैलाएगा तो हमको भी सख्त संदेश देने की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक दृढ़ता की बात है, हमारी सरकार पूरी दृढ़ता दिखा रही है। याद करिए राजनाथ जी का वो भी तो स्टेटमेंट है जब उन्होंने कहा था सीमा पर पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, पर अगर गोली उधर से चली तो फिर गोलियां नहीं गिनेंगे। और आपने देखा है बीएसएफ ने उसके बाद जितनी जबरदस्त फायरिंग की थी, उसके लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन तक जा कहा था कि भारत को ज्यादा ज्यादती कर रहा था। दूसरी बात, इसलिए कि हमने तो न्यूक्लियर में भी नो फर्स्ट यूज कहा है ना, हम अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेंगे, पर अगर वो चलाएंगे तो हम गोली गिनेंगे नहीं, फिर अपनी तरफ से गोलियों की काउंटिंग नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो अभी सुशांत सरीन जी ने कही 2004 की बात, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात याद दिलाई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस में यही एकमात्र मौका है जब पाकिस्तान के किसी प्रेसिडेंट ने लिखित में कहा कि हम अपनी सरजमी से उसका मौका नहीं आने देंगे। मगर वो स्टेप बाय स्टेप आया था। याद करिए 99 का कारगिल वॉर, फिर 2001 की आगरा समिट विफल रही थी, उसके बाद हमने वो करवाया था। तो वो भी एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और आप इत्मीनान रखिए कि आखिर में हम कूटनीतिक आधार पर भी पाकिस्तान पर पूरा दबाव रखने में भरोसा पाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी जाकर गुड तालिबान और बैड तालिबान किया था। अरे भाई, वो भी आप याद करिए ना मान्यवर, 1999 से 2004 तक का दौर था ना, तो आप आने दीजिए ना कुछ समय। ऐसा नहीं कि 2004 सडनली और आइसोलेटेड इवेंट था। हमारी सरकार ने कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस में सफलता पाई थी। और सार्क जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे इससे पहले काठमांडू में हुआ था, उससे पहले कोलंबो में हुआ था। तो ऐसा थोड़ी कि वो पाकिस्तानी का होस्ट है और पाकिस्तानी सब कुछ करने जा रहा है। ये तो रीजनल प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट रोटेशन में होता रहता है। अगला सार्क समिट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर को जाना है साल के आखिर यहाँ पर मजबूत नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान बहुत छोटा नजर आएगा। ये अश्योरेंस दिया जा रहा है। इत्मीनान रखिए,
हमारी मोदी जी की सरकार रहते हुए हिंदुस्तान कहीं छोटा नजर नहीं आने वाला है। हिंदुस्तान की शख्सियत बहुत तेजी से बढ़ रही है और आज की डेट में कोई दुनिया में इंडिया आप जो पाकिस्तान कह रहे हैं वैसा करिएगा जरूर, इसकी उम्मीद पूरी देश करता है। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो पाकिस्तान जाने की खबर आई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह की, उसको लेकर कम से कम बहुत बड़ा वर्ग अब ये मान रहा है कि ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान को ये लगे कि हम उसके आने को आतुर हैं या हम उसके साथ कोई बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं। हमारा आज का सवाल ये था कि क्या लश्कर के आतंकी के कबूलनामे के बाद नवाज शरीफ को भारत से माफी मांगनी चाहिए? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 97% 97% लोग कहते हैं कि हाँ, नवाज शरीफ को भारत से माफी मांगनी चाहिए। 3% ऐसा नहीं मानते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा और उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। 95% लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को भारत से माफी मांगनी चाहिए। 5% ऐसा नहीं मानते। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक के साथ। अभी वक्त है मुझे इजाजत देने का और आगे की खबरों के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी आकाश। सुमित, आज देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में क्या हाल है इंडिया 9 बजे में दिखाएंगे। साथ ही साथ देश के सियासत के सब्जी भंडार के अंदर आज राहुल गांधी ने एक नया नारा देने की कोशिश की है, जो बाकी लोग तो कुछ समय से कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी पहली बार बोले हैं हर हर मोदी। अब ये देश के लोगों के दिल की आवाज है या फिर महंगाई वाकई में कम हुई है जैसा कि मोदी सरकार के दावे हैं? इस पर बात करेंगे इंडिया 9 बजे में इस ब्रेक के बाद।